बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक स्टूडेंट की तरफ से एक सिनॉप्सिस आया सुपरवाइज के लिए कि इसको रिव्यू करें। तो मैं इसके ऊपर एक रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाए कि वो अंडरस्टैंड करें कि क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि वो कर रहे हैं अपने थीसिस या रिसर्च के अंदर। कभी भी जब आप रिसर्च जो बनाते हैं, सिनॉप्सिस बना रहे हैं, तो उसमें तो पहली बात यह है कि काइंडली पूरा फॉर्मेट एक बनाएं। ऐसे आपने सबमिटेड बाय लिखा है। मैंने यहाँ पे नेम नहीं स्टूडेंट का यहाँ मेंशन कर रहा। मैं जस्ट एक उनका नेम यहाँ से हटा के बात बता रहा हूँ। सबमिटेड बाय में आप यहाँ पे नेम रखें। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम डी लिखते हैं तो यहाँ सबमिटेड सुपरवाइज बाय भी लिखे ना। प्रॉपर जो एक फॉर्मेट है जो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल चुका हूँ ताकि सब उसको फॉलो करें। उसके बाद ये आपने टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर इस बात का ख्याल रखें कि आप उसको प्रॉपरली टेबल ऑफ कंटेंट जब बना रहे हैं तो आपने उसको किस तरह मैनेज करते हैं। आपने सर्टिफिकेट ऑफ जेन्युइन वर्क ये ऊपर शो होना ही नहीं चाहिए। इंट्रोडक्शन से आपने टेबल ऑफ कंटेंट को शुरू करना है। और इंट्रोडक्शन से आप टेबल ऑफ कंटेंट को शुरू करेंगे। और इंट्रोडक्शन के बाद 1.1 पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी आएगा। तो लिटरेचर रिव्यू 1.4 नहीं है। लिटरेचर रिव्यू आपका 2 से स्टार्ट होगा। मतलब सेकंड ऑप्शन पे चीज स्टार्ट होगी। उसके बाद फिर आपके पास मेथडोलॉजी है, वो थर्ड नंबर पे स्टार्ट होगी। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसको फिर 3.1 या 3.2 करके आपने नीचे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तक जाना है। और रेफरेंसेस को आप 4 नंबर पे ले आएंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। फिर आपने क्या काम किया जी, उसके बाद आपने टेबल ऑफ कंटेंट डाल दिया। टेबल ऑफ कंटेंट आपने टाइटल पेज के बाद नहीं डालना, सर्टिफिकेट ऑफ जेन्युइन वर्क के बाद डालना है। ठीक है। फिर आपने उसको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद आपने फिर इंट्रोडक्शन के ऊपर जाना है। इंट्रोडक्शन के ऊपर जाएंगे। ठीक है। और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने लिख दी। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आपके आगे। ठीक है। ये सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी आ गया। अब इस तरह नहीं करना कि यहाँ पे आधे वर्ड यहाँ लिख दिए, कोई इसको आपने सिग्निफिकेंस स्टडी लिखने हैं तो प्रॉपर एक ना फिक्स करें उसको। हेडिंग को जो है ना प्रॉपर एक पैराग्राफ बनाएं। इसको इस तरह बुलेट पॉइंट्स में इस तरह ना करें। फिर इसको सीक्वेंस देखें कि यहाँ पे चीज़ जो है वो पूरी आनी चाह रही हो यहाँ पे। अभी मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि टेक्निकल एरर्स हैं, जिसकी वजह से आपका जो थीसिस है, कोई चीज़ है सिनॉप्सिस है, वो रिजेक्ट होता है। और उसके अलावा लिटरेचर रिव्यू है। लिटरेचर रिव्यू कभी ऐसा नहीं होता। लिटरेचर रिव्यू के अंदर प्रॉपरली यहाँ पे आपने किस जगह से वो चीज़ उठाई है, कौन से आर्टिकल को उठाया, किसको आपने कोट किया, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है लिटरेचर रिव्यू के अंदर। उसके बाद जनाब आपने लिटरेचर रिव्यू भी का भी इशू है यहाँ पे। उसके बाद हाइपोथेसिस क्रिएट कर रहे हैं जी आप किसी भी रिसर्च का, तो उसका कोई सेंस नज़र नहीं आ रहा कि H1 है, H2, H3। अगर हाइपोथेसिस ना डालें तो वो बेहतर है। अगर आप हाइपोथेसिस डाल रहे हैं तो फिर उसकी प्रॉपरली उसके अंदर होना चाहिए H1, H2, H3 का। अच्छा, अब मेथडोलॉजी में क्या लिख रहे हैं आप। मेथडोलॉजी में आप रिसर्च क्वेश्चंस यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे आपने रिसर्च क्वेश्चंस डाल दिए 1, 2, 3। और नीचे आप क्या कह रहे हैं, नीचे आप कह रहे हैं कि जी हम जो सैंपल हैं जी वो कलेक्ट करेंगे फैशन स्टूडेंट से, डिज़ाइनर से, ठीक है, प्रोफेशनल से, इंडस्ट्री से, वर्ल्ड वाइड जो है ना हम उसको कलेक्ट करेंगे। नीचे सैंपल की टेक्निक क्या लिख रहे हैं आप। सैंपल टेक्निक के अंदर आपने डाल दिया कि एक्सपर्ट्स हैं, ये एक्सपीरियंस जिन लोगों के पास है। ठीक है। आप उनसे क्या कह रहे हैं जी, स्नो बॉल, स्नो बॉल कोई सैम्पलिंग कर रहे हैं। और डिवाइडिंग द पॉपुलेशन द सब ग्रुप के अंदर डिवाइड करेंगे। और ये रैंडमली आपने सैम्पलिंग इकट्ठी कर रहे हैं। उसके बाद रिसर्च इंस्ट्रूमेंट आप क्या डाल रहे हैं जी, सर्वे डाल रहे हैं। सर्वे करेंगे जी। उसमें तो आपने सर्वे में तो चलो ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। फिर आप लिख रहे हो इंटरव्यू करेंगे। ठीक है जी। फिर आप लिख रहे हैं डिज़ाइन टास्क होगा। चलिए यहाँ तक तो बात ठीक है। तो इंटरव्यू समथिंग एल्स है। आप सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू भी करेंगे, कैसे करेंगे जी। अगर आप सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू कर रहे हैं तो अच्छी बात है, फिर उसको उस पर रहें। फिर उसके ऊपर तो फिर क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द जो इंटरव्यू बनाएंगे। जैसे आजकल फोकस ग्रुप चल रहा है, आप उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है। ऑब्जर्वेशन वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा। आप लोग जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च करें। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर ना क्वेश्चन यूज करें, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाएं। फिर देखें ऑब्जर्वेशन भी डाल दिया। मतलब कोई एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यू आर यूजिंग द मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट हेयर।
मतलब ऑब्जर्वेशन इज समथिंग एल्स, फिर मटेरियल एनालिसिस है, फिर प्रोसीजर आपने लिख दिया पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर कि हम लोग कैसे जो है वो इसको प्रोसेस करेंगे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, समराइज द की फीचर्स ऑफ द इंसेक्ट इंस्पायर गवर्नमेंट लाइक द मटेरियल दिस। कंपैरेटिव एनालिसिस भी करें, कोरिलेशन एनालिसिस भी करें, रिग्रेशन एनालिसिस भी करें, क्लस्टर एनालिसिस भी करें, टाइम सीरीज एनालिसिस भी करें, चॉइस आर स्केल भी एनालिसिस करें, अनोवा भी कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा काम है। मतलब ऐसा नहीं होता कि हर हर जितने भी टेस्ट हैं वो सारे आपने यहाँ पे लिख दिए। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक भी लिख दिया, कंपैरेटिव एनालिसिस भी लिख दिया, कोरिलेशन एनालिसिस भी लिख दिया, रिग्रेशन एनालिसिस भी लिख दिया, क्लस्टर एनालिसिस भी लिख दिया, तो टाइम सीरीज एनालिसिस भी लिख दिया। इसका मतलब ये है कि कोई इतना आसान काम नहीं है कि ये सारे टेस्ट फिर आप प्रॉपर थीसिस के अंदर भी देंगे। तो ये बहुत मुश्किल और टेक्निकल काम हो गया। फिर रेफरेंसेस आ गए। आपने एक दो तीन चार पाँच टोटली नजर आ रहा है, ये रेफरेंसेस उठाए। इसके पॉइंट वन कैसे आ गया, 1 2 3 4 5, ये कैसे आ गया? इस तरह की चीजें नहीं लिखनी कुछ भी, मतलब ये हटानी है ताकि आपका को पता चले को आपने काम किया है। और काफ़ी ज़्यादा मुझे वो देखा मैंने इसमें मिस्टेक और चीज़ें, तो मैंने इसके ऊपर एक रिव्यू बनाया जो कि बाकी बच्चों के लिए भी फायदेमंद होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और काइंडली जो है इस वीडियो को देखें और इसे लर्न करें। ये वो मिस्टेक्स हैं जो कि आप प्रपोजल के टाइम तो आपके साथ टाइम भी हो जाती हैं, लेकिन जब आपको वो करना पड़ता है ना थीसिस, तो फिर वो आपके प्रीवियस सिनॉप्सिस से रिलेट करके आपकी चीज़ को देख रहे होते हैं कि इसने हमें कहा क्या था और ये कर क्या रहा है। तो फिर वो चीज़ें जो आपने यहाँ मेंशन कर दी होती हैं बाय मिस्टेकली, तो वो फिर आपको पूरी करके देनी होती है। यही मेजॉरिटी इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप लोगों का जो थीसिस है वो रिजेक्ट हो रहा होता है और वो कंप्लीट नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको ये तमाम बातें समझ आई होंगी और ये सबके लिए बेनिफिशियल होंगी। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।